सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। ट्रेनें चलेंगी, दुकानें खुलेंगी। लॉकडाउन नरम या गरम, इस पर भी सियासत। 18वीं तरमीम मामला, किसका भारी है पलड़ा। कंवल शौजब और नफीसा शाह आमने सामने। शहबाज शरीफ नैब से कैसे बचेंगे। तारिक फजल चौधरी बताएंगे नए तरीके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। सुप्रीम कोर्ट ने विफाक और सूबों को कोरोना के खिलाफ यकसां पॉलिसी बनाने का हुक्म दिया है, लेकिन सवाल यह है कि इस हुक्म पर अमल कैसे होगा, क्योंकि जिन्होंने अमल करना है वहां पहले दिन से सियासी पॉइंट स्कोरिंग का मुकाबला जारी है। आज वफाकी काबीना ने 9 मई से लॉकडाउन में नरमी की मंजूरी दी, लेकिन सिंध में अब तक कुछ पता नहीं कि लॉकडाउन नरम होगा या गर्म। इस हवाले से सिंध हुकूमत अब तक कोई फैसला नहीं कर सकी। रमजान के बाद ईद का सोचकर ताजरों का सब्र जवाब दे रहा है। कल ताजरों ने लॉकडाउन के खिलाफ मुजाहरे का भी ऐलान कर दिया है और कारोबार खोलने के लिए सिंध हुकूमत को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है। सवाल यह है, 2 दिन बाद क्या होगा? क्या सिंध हुकूमत लॉकडाउन में नरमी करेगी या फिर ईद के नज़दीक इसमें मजीद सख्ती हो जाएगी? इसी बारे में आज हम सबसे पहले बात करेंगे। मुस्लिम नून के रहनुमा हमारे साथ होंगे, तरीके इंसाफ की रहनुमा हमारे साथ होंगी, लेकिन अभी असद खरल साहब, बाबर डोगर साहब, मैं चाह रहा हूँ हम आगाज़ करें गुफ्तगू का। ये जो पहले अभी हम देख रहे हैं ट्रेन 10 मई से जनाब ट्रेनें जुज़वी तौर पर कह सकते हैं उनकी बहाली हो जाएगी। लॉकडाउन में नरमी का कह दिया गया है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पंजाब में तो कारोबार बहुत से खुल गए, दुकानें खोल ली, जिनका नहीं कहा गया वो भी खुल गई, लेकिन ये सिंध की सूरत हाल अजीब सी है, कुछ समझ नहीं आ रही, क्या करें? देखिए, सिंध में भी अल्टीमेटली तो जिस तरह आज भी आप देख रहे हैं ताजर एहतजाज करने अब उन्होंने शुरू कर दिए। उसामा साहब, मामला यह है कि एक तरफ है बीमारी और दूसरी तरफ है गुर्बत, अफलास और जो फाके। अब जो ताजर है, छोटे ख़ास तौर पे जो ताजर है जिनका एक बहुत बड़ा तादाद है, आलमोस्ट पाकिस्तान की 70-80% जो मुख्तलिफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट उन छोटे बड़े दुकानदार जो हैं या दिहाड़ीदार जो तबका है उससे मुंसलिक है। अब उनकी जो जमा पूंजी थी उन्होंने तो अपना सामान डाल लिया दुकानों में ईद के हवाले से, ताकि रमज़ान के अंदर वो अपनी दुकानों से चीज़ें बेचेंगे और ईद अपनी बनाएंगे। अब ऊपर सर पे ईद आनी शुरू, अब एक तो रमज़ान का आलमोस्ट अशरा गुजरने वाला है, एक अशरा गुजर चुका, तो गुजर चुका है, अब दूसरा अशरा शुरू हो चुका है। अब यही वो पीक उनका सीज़न था जिस पे उन्होंने कमाई करनी थी, अपनी जो जमा पूंजी थी वो भी वापस आनी थी, फिर उसमें प्रॉफिट भी आना था। दूसरी तरफ जनाब ये मुख्तलिफ जो कंपेन्स की बात हो रही है जनाब, हर ये जो इमदाद है हुकूमत की ये तो नहीं हर घर पहुँच सकती। फिर छोटे ताजरों को सनती यूनिट, कमर्शियल यूनिट, बिलों के हवाले से, रायतों के हवाले से, लेकिन बिल भी आ रहे हैं सारे। मामला एक हफ्ता दिया मामला ये है कि पंजाब हुकूमत भी 8 मई आज भी जो उनका इजलास हुआ है और वफाकी हुकूमत ने भी कह दिया कि 9 मई के बाद नरमी है। पंजाब भी कह रही है अगर हुकूमत या सिंध हुकूमत या वफाकी हुकूमत नहीं भी करेगी तो मेरा ख्याल है ताजरों का पैमाना जो है, सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा और वो खुद से दुकानें खोल लेंगे। ये मैं आपको बता, आसानी पहले भी कोशिशें हुई हैं, ये गिरफ्तारियां ताजर हैं उनका सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। आप देखें पंजाब में पार्शियल लॉकडाउन है, कौन सी आपको ऐसी चीज़ है जो आप मुझे बताएं, कौन सी चीज़ है जो आपको चाहिए? दुकानें आधे शटर के साथ खुली हुई हैं, लाहौर में आधी से ज़्यादा दुकानें जो हैं आधे शटर के साथ खुली हुई हैं। और इस पूरे लॉकडाउन में अगर किसी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, अगर सबसे ज़्यादा किसी ने कमाया तो वो लाहौर की पुलिस है। जो दुकानदार, सामा साहब, जिस मर्जी मार्केट में चले जाएं, आधे शटर की दुकानें खुली हुई हैं, पुलिस धड़ाधड़ माल बना रही है। और हैरत की बात यह कि वो पुलिस की डबल सवारी पे चलान कर रही है और मार्केटों में उन्होंने मार्केटें खुलवाई हैं। पंजाब गवर्नमेंट बिल्कुल बेबस है। अतीक मीर साहब हमारे साथ हैं, ताजर रहनुमा हाफिज नईमुर रहमान साहब जमात इस्लामी से हमारे साथ हैं। हाफिज साहब, ये आप पर इल्ज़ाम आएगा, आप कह रहे हैं कल आप ताजरों के साथ निकलेंगे, तो आप तो फिर ये सियासत की नज़र हो जाएगा, ताजरों का इत्तेहाद भी एक तरह से आपकी शमूलियत से। फिर सिंध हुकूमत कह रही है उनको नहीं पता कि वोटर्स उनके जाएंगे, परेशान है लोग, कहते हैं हमें पता है लेकिन जिंदगी होगी तो फिर आगे कारोबार चलेगा, इसलिए वो लॉकडाउन पहले भी कोशिश की ताजरों खोलने की, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, अब फिर आप उनका साथ दे रहे हैं। भाई बात ये है कि कोई नहीं उठ रहा, जिसके पास मैंडेट है शहर का, पीटीआई है, एमक्यूएम है, पीपल्स पार्टी है, इन सब की हुकूमतें हैं, ये निकले ना जरा।
और बाकायदा बात करें ना ताजिरों के हक में, जब कोई नहीं निकल रहा तो जाहिर है हम तो हर पब्लिक इशू के ऊपर बात करते हैं। एक तरफ खिदमत का काम भी अंजाम दे रहे हो, दूसरी तरफ उनके हक में आवाज उठा रहे हैं। तो इसमें अगर कोई सियासी बात है तो इससे अच्छी सियासत क्या होगी कि लोगों के हक में बात की जाए। तो हमने आज से एहतजाज अपना शुरू कर दिया। आपने देखा आज की तरफ जो है वो एक बहुत अच्छा बड़ा मुजाहरा हुआ और बड़ा तरीके के साथ, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अपना एहतजाज ताजिरों ने रिकॉर्ड कराया। जमात इस्लामी ने उसको ऑर्गेनाइज किया, उनके जो लोकल ताजिर थे वो सब हमारे साथ शामिल हुए। और इसमें कोई हम पार्टी पॉलिटिक्स के लिए नहीं कर रहे हैं, लोगों के मसले को हल करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन नहीं मीर साहब, एक तरफ ये कहा जा रहा है कि कराची में कोरोना सबसे ज्यादा है और वो अपनी मई में अपनी पीक पर जाएगा, दूसरी तरफ आप ये चाह रहे हैं कि मार्केटें खुल जाए, तो ये दोनों चीजें इकट्ठी कैसे चलेंगी? अतीक मीर साहब से सवाल है, अतीक मीर साहब इसका जवाब दीजिएगा। जी अतीक मीर साहब। जी मुझसे सवाल किया आपने? जी 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 मीर साहब आपसे। देखिए इस वक्त जो ताजिरों की हालत ज़ार वो इस कदर अबतर तरीन है कि आज भी आप जाके देखते, मैं कई दिनों से तमाशा देख रहा हूँ कि रफ्ता रफ्ता लोग अपनी दुकानों के आगे इस तरह बैठे हैं जैसे पथारों पे लोग आ गए हों। ये हालत कलीजा चीर देती है ये हालत देख के। उस पर हमारे मुख्तलिफ साथी हैं, वो फिर कहते हैं क्या कोरोना को तो एक तरफ रख दो, पहले इन लोगों के बच्चों को रोटी का बंदोबस्त हो जाए, इनके लिए कोई ज़रूरियात ज़िंदगी का बंदोबस्त हो जाए। देखिए दुनिया ने अब तस्लीम कर लिया है कि अगर कोरोना एक हकीकत है, कोरोना एक ख़तरनाक एक वायरस है, तो फिर जलता हुआ पेट भी एक हकीकत है। इसी पर जो कुछ भी आप आवाज़ें सुन रहे हैं वो इस सिलसिले में मैं समझता हूं कि हमारे हक में मौसर भी हैं और हम समझता भी सताइश भी है, चाहे को सियासी जमातों की तरफ से हमारी हिमायत हो या किसी आम इदारों की तरफ से। इस वक्त जो हमारी हालत है, देखिए इसका मौजूदा जो हल है वो एक ही है, या तो हमें वो कुछ दे दो घरों में बिठाकर जो हमारे मुलाजमीन की निचले तबके की जरूरत है, या फिर हमें कारोबार करने दो कि हम खुद कुछ कमा सकें। लेकिन आप हमें कारोबार भी ना करने दे और घरों में महदूद करके हमारी जरूरियात भी हमें ना दे। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने वैसे कहा है कि राशन लाखों लोगों में राशन तकसीम किया गया है। हाफिज नईमुर रहमान साहब, आपने आपकी जमात ने आपके लोगों ने बड़ा किया, आपके तो एक एमपी हैं वो उन बेचारों को खुद इसी तरह राशन तकसीम करते हुए दीगर फलाई कामों में खुद वो कोरोना का शिकार हो गए। ये बताएं, उनका पूरा घर भी, बल्कि अब सब होगा ये, अल्लाह ना करे कि केसेस बढ़े, पहले ही हैं और उनमें इजाफा हो रहा है, अगर ज़्यादा बढ़ गए तो इल्ज़ाम फिर आप पर आएगा कि हुकूमत कहेगी, देखा सिंध हुकूमत कहेगी हम तो कहते थे कि लॉकडाउन रखो लॉकडाउन, आप लोगों ने ज़बरदस्ती आकर सड़कों पर आकर ये आपने दुकानें खुलवाई और फिर जाहिर है कि उतना अमल नहीं हो सका, तो अब जिम्मेदार आप हैं जो सूरत हाल पैदा हो गई। देखिए अतीक मीर साहब जो कह रहे हैं ना कि कोरोना एक हकीकत है और इसको फैलना है, ये कितना भी रोक लें, इन्होंने लॉकडाउन किया हुआ है ना 1.5 महीने से 2 महीने से, फिर क्यों फैल रहा है, क्यों आगे बढ़ रहा है? इसलिए कि ये एक ऐसी हकीकत है कि जिसको पूरी दुनिया नहीं रोक सकी है, ये एक वायरस है, इसको अब सब ज्यादा ना बढ़ जाए, इससे भी ज्यादा ना हो जाए। मेरे भाई देखो बात ये है कि ये सब कहानियां जो है ना ये पेट भरों की बातें हैं। मैं आपको सीधी सीधी बात बता दूं, ये पेट भरे जो लोग होते हैं ना, ये इस तरह की कहानियां देकर अपने आप को खौफ में मुब्तला हो गए और फैसले करते हैं। वो आप किसी गरीब आदमी से पूछें जिसका 1.5 महीने से और उसको कोई इमदाद नहीं मिल रही है और ना वो किसी के आगे हाथ फैला सकता है, वो लोगों को देने वाला हाथ आज लेने वाले हाथ में तब्दील हो गया है, उस पर क्या गुजर रही है, उसके बच्चों पे क्या गुजर रही है, ये बातें करो तो सब पता चल जाएगा सोशल डिस्टेंसिंग किस चीज का नाम है। ये ड्रामे वरामे वाली बातें करना छोड़ें, क्योंकि खुद हुकूमत ने इस कोरोना के लिए क्या किया है, क्या अस्पतालों को प्रोटेक्ट कर दिया इन्होंने, क्या उन्होंने जो है आम बीमारों का इलाज शुरू कर दिया है, क्या उन्होंने डॉक्टर्स को हाफिज साहब मुझे एक बात बताएं, चले आपकी बात मैं मान लेता हूँ, आपकी बात मान लेता हूँ, मुझे बताएं कि आपके पास क्या फॉर्मूला क्या है, किस तरह से दुकानें खोली जाएं, किस तरह से कोरोना से भी बचा जाए, दुकानें किस तरह से खोली जाए। 2 नंबर एसओपी नहीं बनाए, ऑनलाइन वाली प्रॉपर एसओपी बनाए और पहले आप किसी चीज पर मुत्तफिक हो चुके हैं, दुकानदार की जिम्मेदारी दुकान के अंदर रखें, दुकान के बाहर की जिम्मेदारी हुकूमत की होगी, ये दोनों मिलकर काम करेंगे, दोनों चीजों को साथ चलना है, ये करना है, ये पेंडेमिक बढ़ना है, ये कोरोना प्लस होना है लोगों को। 1000 लोगों का एक कंपनी ने टेस्ट करवाया, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी ने, 1000 में से 70 पॉजिटिव आए, जिनमें से 2-3 को सिम्टम्स थे, बाकी को सिम्टम ही नहीं थे। ये आना है और जाना है, किसी के साथ जिंदा रहना है, लेकिन अगर आप सबको बंद कर दोगे
तो बेड़ा गर्क हो जाएगा पूरी कौम का और लोगों का, फिर आप भूल जाओगे कोरोना बंद हो को। गई। इसलिए कोरोना की मैं नहीं इसके खिलाफ बात करता, हम ये कहते हैं कि एहतियात जरूर करें, जितनी एहतियातें जरूरी हैं। ताजिरों से बात करें बैठकर, उस पर इंप्लीमेंट करवाएं, जो नहीं करे उसकी दुकान बंद करें, लेकिन ये ना करें आपके लोगों का बिल्कुल पहिया जाम कर खोल दें, लाहौर खोल दें, कराची का बेड़ा गर्क कर दें। अच्छा, ये कौन सी कहानी है यार? अतीक मीर ये साहब, कौन सी आप कहानी है कि कराची और लाहौर का पैमाना लगे? अतीक मीर साहब, हुकूमत जिस तरह कह रही है, आप क्या SOP पे अमल दरामद करवा सकेंगे अगर कारोबार हुकूमत खोलती है तो? ये आप तो लें जी अतीक मीर साहब, अतीक मीर साहब से सवाल अतीक किया। मीर साहब आवाज आ रही है आपको? मेरा ख्याल अतीक मीर साहब आपको आवाज आ रही है? जी अच्छा, हाफिज साहब, इस सवाल का जवाब अगर आप देना चाहें कि फिर आप कह रहे हैं दुकानों के अंदर जो है दुकानदार की जिम्मेदारी होगी, लेकिन हमने भारत में देखा कि उन्होंने लॉकडाउन में नरमी की और उसके बाद इतना रश लग गया और उधर केसेस बड़ी तेजी से बढ़ गए, तो वो किस तरह हर दुकान के बाहर पुलिस तो नहीं खड़ी होगी? मेरी देखें, बात सुने, जब मस्जिदों का मामला आया तो यही बात हुई ना कि मस्जिदों में अगर जो है वो हमने नमाजों को अलाउ कर दिया तो खत्म हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। आप मुझे बताइए कि सबसे अच्छा अमल मस्जिदों में सोशल डिस्टेंसिंग का, और जितनी SOP बनी है उसको मस्जिदें फॉलो कर रही हैं, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, जो खराबियां हैं वो पहले गवर्नमेंट अपनी सतह की खराबियां ठीक कर ले, वो तो खुद ठीक कर नहीं रही है, वो इलाज तो फराम कर नहीं पा रहे। 10,000 बेड का कहता हम आइसोलेशन सेंटर, बताएं मुझे कितने बेड है वहां पर? अब तो उसकी तादाद भी नहीं बताते कि कितने मरीज है वहां पर। इन्होंने जितने वादे, इनके अस्पताल खाली पड़े हुए, इन्होंने क्यों नहीं उनको आइसोलेशन सेंटर बनाया? इन्होंने वेंटिलेटर्स की तादाद क्यों नहीं बढ़ाई है? इन्होंने पेंडेमिक के लिए, इन्होंने इस वबा के लिए कोई काम नहीं किया। अब जो बेचारे रोजगार कमाने वाले हैं उनको आप, फिर बात ये मेरे भाई, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप दुकान वाले की जिम्मे थोड़ी डाल सकते हैं। टेम्परेचर भी वही चेक करेगा, उसके लिए 5-7 हजार का अलग से वो थर्मामीटर इलेक्ट्रॉनिक ले, सारी चीजें, गेट भी वही लगाएगा। अब भाई पहले उसके साथ मसला हुआ है कि हुकूमत का काम है, हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, ताजिर अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, इनमें से छोटी अमल दरामद करवाएं, लेकिन SOP बनाएं और मार्केट खोलें, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता इस वक्त मौजूद नहीं। अच्छा नईम साहब, एक और चीज़ आपसे एक सियासी सवाल भी कर लेता हूँ। फेडरल गवर्नमेंट ये कह रही है, वफाकी हुकूमत ये कह रही है कि सिंध सियासत कर रहा है, सिंध गवर्नमेंट कह रही है कि वफाकी हुकूमत सियासत कर रही है। आपकी पार्टी भी वहाँ पर स्टेक होल्डर है, आप बड़े अरसे से वहाँ पर सियासत करते रहे हैं, आप इस वक्त कौम को बताएंगे वहाँ पर सियासत कर कौन रहा है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जब सिंध हुकूमत ने शुरू में लोगों को बुलाया, हमने सबसे ज्यादा आगे बढ़कर जमात इस्लामी ने कहा कि हम ताउन के लिए तैयार हैं, और आज भी मेरी इस बात पे कायम हूँ कि अगर पॉजिटिव काम कोई भी हुकूमत करेगी इस कोरोना की वबा के दौरान, जमात इस्लामी और अल खिदमत हाजिर है, और हमने एक करके दिखाया है। हमने वो काम किए हैं जो हुकूमत ने नहीं किए। एक NGO होकर हम कर सकते हैं, हुकूमत अरबों खरबों रुपए और इतने बड़े 70 साल से ये पूरा तबका हमारे ऊपर मुसल्लत है, हुक्मरान है, ये आज तक ये निजाम नहीं बना सके कि घर पे राशन पहुंचा दें। बिजली का बिल पहुंचाने का निजाम है इनके पास, लेकिन राशन पहुंचाने का मौका नहीं है। अब बात की बात यह है कि तकरीरें वो करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो क्लियर कट पॉलिसी के तौर पर अपने यहाँ खोलते नहीं है। अगर जो तकरीर इमरान खान करते हैं, मैं 100% उससे मुत्तफिक हूँ कि ये गरीबों के ऊपर आई है तो सब इस तरह से बातें कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान फिर पंजाब और KP में उसके मुताबिक काम करें, फिर वो KP में वो भी डॉक्टरों को प्रोटेक्ट करें, वो वहाँ पर तमाम पैरामेडिकल स्टाफ की प्रोटेक्शन का इंतजाम करें, और वो इस लॉकडाउन के दौरान उन्होंने जो एहसास प्रोग्राम के तहत पैसे पहुंचा रहे हैं उसको इंश्योर करें कि वो सही जगह जा रहे हैं। कि इसके अंदर 30-40-50% धांधली मौजूद है, तो सिर्फ बातें करने से मसला नहीं होगा। क्लियरली ये नहीं हो कि एक तकरीर करते हैं और 4 घंटे बाद कोर कमांडर की मीटिंग होती है तो तकरीर बदल जाती है, लॉकडाउन हो जाता है। ये भी तो इमरान खान ही थे ना जिन्होंने कहा था नहीं होगा, और 3 घंटे बाद हो गया था। तो ये ना करें वो, और एक दूसरे के ऊपर SOP फेंक कर ये ना कहें कि हमने उसको भेज दिया, हमने इसको भेज दिया। वो क्लियर करते हैं कि हम खोलना चाहते हैं। ये बताएं उसके बाद सिंध हुकूमत जी अतीक मीर साहब, असद खरल साहब का आपसे सवाल था कि जी मैंने ये कहा था कि जो हुकूमत कह रही कि SOP, क्या दुकानदार SOP पर अमल दरामद करवा सकेंगे अगर हुकूमत लॉकडाउन खोलती है तो? जी अतीक मीर साहब, देखिए, जो भूख से मर रहे हों, जो माली तौर पे तबाही की से दुचार हो चुके हों, उनसे तो अगर ये कहा जाएगा कि आपने दुकान पर उल्टा लटक के कारोबार करना है तो उसके लिए भी तैयार हो जाएंगे। आप मौका तो दें एक दफ़ा, और हमें मशरूत तौर पे मौका दें कि अगर SOPs पे अमल ना करें, जो दुकानदार भी उसके ख़िलाफ़ करे, आप उसकी दुकान सील कर दें, उसे कारोबार ना करने दें। इसलिए कि ये हकीकत है, हम उसका एतराफ़ करते हैं कि कोरोना बहरहाल एक वबा है, एक मरज़ है, एक मुश्किल है, एक मुसीबत है,
हम क्यों चाहेंगे कि अब वो घर ले आएं, अब उस बला को अपने गले डाल लें। आप मौका तो दें, इसलिए कि हमने जो इस पौने 2 माह तक जो मुश्किलात देखी हैं, जिस तरह हम अपनी मूड़ी खर्च कर चुके, पसंदाज किया हुआ पैसा खर्च कर चुके, अब एक दूसरे को कर्ज भी नहीं दे सकते। हर शख्स परेशान है कि वो किससे फरियाद करे, किससे कहे। हुकूमतों ने तो खाली ऐलानात से हमारी मीर साहब, जब हुकूमत से बात होती है, कई डेलीगेशंस जा चुके हैं ताजरों के, तो वहां पर फिर क्या होता है? अभी तो ऑनलाइन डिलीवरी का उन्होंने कह दिया था, इजाजत दे दी थी। अच्छा, उसके साथ साथ कोई एसओपी अभी तक कोई गवर्नमेंट के साथ बैठ के कोई रफ सा एसओपी बनाया है आप लोगों ने? जी बिल्कुल, हुकूमत ने हमसे मुशावरत की और बहुत सारे ऑप्शंस हमने दिए। खुद हुकूमत सिंध ने भी कुछ ऑप्शंस दिए, लेकिन उसके बाद हमारे हाथ में एक प्लास्टिक की थैली में वो रोटी डाल के दे दी कि इसको चबाएं। भाई बात ये है, आप हमसे बात तो करें, आप हम पर ऑर्डर आप जारी करेंगे कि ये ऑनलाइन आपको बिजनेस दे दिया। ऑनलाइन के लिए किसको पूछने की ज़रूरत है, उसकी किसको इजाज़त की ज़रूरत है? घर बैठा आप कारोबार कर सकते हो। ऑनलाइन लोग कर ही रहे हैं, 4-5% लोग ऑनलाइन पे काम कर रहे हैं, लेकिन रातों रात कौन समझता है ऑनलाइन क्या है, किस तरह। ख़रीदार को नहीं पता ऑनलाइन ख़रीदारी कैसे करनी है। तो इसलिए ये मजाक ना करें, हमें हकीकी मायने में एक ठोस बुनियादों पर कारोबार करने का मौका दें। हफ्ते में कम से कम एक ऑप्शन ये भी है कि आप मुख्तलिफ ट्रेड्स को हफ्ते में आप 2 से 3 दिन का मौका दें। ये भी है कि आप 4 या 5 घंटे के लिए मौका दें। ये भी है कि आप सारे दिन के लिए मौका दें। लेकिन जो एहतियात है वो हर तरह के तरीक़ाकार में वो मशरूत हैं हम, कि हम SOPs जो कोरोना से बचाव के लिए जो तदाबीर है उस पर अमल करने के पाबंद हैं। अच्छा। जब इतनी बात है तो हम मौका तो दें। अब हो ये रहा है जिन्हें जो SOPs नहीं जिन्हें चाहिए, जिन्हें इजाज़त भी नहीं चाहिए। कराची में देखें आज 40% से ज़्यादा कारोबार अपने तौर पर खुल गया। आप थाने की जेब गर्म करें, आप दुकान खोल लें। कितने इलाकों का नाम लूँ मैं कराची में, कहाँ कहाँ दुकानें नहीं खुली हैं। एक हम ही हैं जो इजाज़त लेके कारोबार करना चाहते हैं, और एक हम ही हैं जिसके लिए कोई इजाज़त नहीं है, कोई SOPs नहीं है, कोई नर्म गोशा नहीं है। लेकिन जो लोग धड़ल्ले से शटर उठा रहे हैं वो सब कुछ कर रहे हैं। ये कैसी तखसीस है? सिंध हुकूमत कौन सा लॉकडाउन करने चली है? शहर में लाखों लोग, अब तो पहले 5 बजे कर्फ्यू के बाद कदरे सन्नाटे थे, अब तो वो रौनकें कर्फ्यू के बाद भी हैं। भाई तो फिर तखसीस ना पड़ते। अच्छा। मैं एक हकीकत आपको बयान कर रहा हूँ, मेरी ये बात सुन लें। मैं आपको हकीकत, और ये बड़ी भयानक हकीकत है कि अगर 15 रोजे तक हुकूमत कोई SOPs तैयार नहीं करती, कोई इजाज़त नहीं, तो 16वें से 17वें रोजे पर लोग, हम नहीं रोक सकेंगे किसी को कि वो कारोबार नहीं। वो तो पहले भी गिरफ्तारियां हो गई नहीं, फिर जिन ताजिरों के पास पहले भी खोलने की कोशिश की लोगों ने, ताजिरों ने, तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। ऐसे ना करें, फिर गिरफ्तारियां हो जाएंगी, क्या फायदा? देखें, घर में भी तो लॉकडाउन है, घर में भी तो मैसूर हैं। अच्छा। घर में भी तो महदूद हैं। फिर लोग कितनी जेलें होंगी, कितनों को बंद करेंगे? वो तो एक मार्केट का मसला था, वो तो 6 लोग थे, कितनों को आप पकड़ेंगे? अच्छा, शहर बात दुरुस्त है जो ये आप सब कह रहे हैं। 15 रोजे के बाद देखेंगे कि हमारे साथ कितने लोग हैं। अच्छा। हम कोई एहतजाजन खोलने की बात नहीं करते, हम कभी नहीं चाहेंगे कि लोगों को कहें कि शटर उठा दें, लेकिन अब हम ये नहीं करेंगे, ये नहीं कहेंगे कि खुदा के लिए एक शटर ना उठाओ। बस जब हम ये कहेंगे कि खुदा के लिए शटर ना उठाओ और फिर लोग शटर उठा देंगे, तो फिर बहुत शुक्रिया। समझाने वाला भी कौन होगा ये आप समझ सकते हैं। बहुत अतीक मीर साहब, ताजिर रहनुमा, और हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, जमात इस्लामी के रहनुमा, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मेरे पास 30 सेकंड है। असद खरल साहब, ये जो बाबर साहब बात कर रहे थे कि पंजाब में रिश्वत दो और पुलिस को पैसे लगाओ तो आप कारोबार कर ले, तो वो तो फिर कराची में भी हुआ है, तो फिर क्या लगाएगा लॉकडाउन? यही मसला है कि हुकूमत वफाकी हो या सूबाई हुकूमतें हो, ये जो लॉकडाउन करना ना करना, लॉकडाउन, मेरा ख्याल है ये एक ढकोसला सा बन के रह गया। ये फैक्ट है कि पुलिस पैसे कमा रही है इसमें। मुझे भी लोगों ने कहा है, मुझे भी लोगों ने कहा है कि लोगों पकड़ ले जाते हैं और पैसे पूरे शहर में पुलिस वाले को पैसे दें और अपनी दुकान खोलने कोई नहीं आपको रोके। अच्छा, ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद कमल शोर साहिबा तहरीक इंसाफ से और तारिक फजल चौधरी साहब मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ होंगे ब्रेक के बाद।
अब पता चला। अब पता चला। इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये नजर आ रहा है कि जो बात सुप्रीम कोर्ट में भी डिस्कस हुई है कि सूबों को देखा जाए तो वो अपनी अपनी दौड़ में लगे हैं, विफाकी हुकूमत कुछ कह रही है, अभी भी ये फैसला फाइनल नहीं नज़र आ रहा कि लॉकडाउन में नरमी होनी है और किस तरह होनी है, किस किस सतह पर होनी है। सुप्रीम कोर्ट में बात हुई कि मसाजिद में अगर आपने नरमी कर दी है तो फिर क्या वहाँ नहीं कोरोना होगा और फैक्ट्री में होगा, फैक्ट्री नहीं खुली जा रही। फिर सिंध हुकूमत के हवाले से हुआ कि वो डिपार्टमेंट्स या वो महकमे, वो कारोबार जो टैक्स दे रहे हैं विफाकी हुकूमत को, उन पर सिंध हुकूमत किस तरह से ऑर्डर चला सकती है, कह सकती है इनको बंद किया जाए। तो असद खरल साहब, ये आपको लगता है एक हफ्ते की मोहलत है, सिर्फ एक हफ्ते का वक्त दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और वरना उसके बाद कहते हैं हम ऑर्डर जारी कर देंगे, ये हो सकेगा? कोई यकसा पॉलिसी कोई बन सकेगी? रोजाना जब भी ये लोग बैठते हैं तब तो बड़ी अच्छी अच्छी खबरें आती हैं कि जनाब इजलास हुआ, चारों वज़ीर आला थे, इमरान खान साहब भी थे, हर दफ़ा जनाब पहले वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब को मौका दिया जाता है इमरान खान साहब की तरफ से, जी आप बताएं, वहाँ से बड़ी अच्छी अच्छी खबरें आती हैं। लेकिन जब उसके बाद आकर अमली तौर पर देखते हैं तो किसी का मुंह किसी तरफ है, किसी का मुंह किसी तरफ है। वो बयान दे रहा है, यानी नासिर शाह साहब कह रहे हैं, वज़ीर इत्तलात सिंध, के जनाब ये जो कुछ हुआ है, जो ये सूरत हाल है, सारी विफाकी हुकूमत की वजह से, तहरीक इंसाफ की हुकूमत, इमरान खान की वजह से। उसामा साहब, मामला ये है कि जब से ये कोरोना आया है ना, मेरा ख्याल है हमारे मुल्क में कोरोना से जो लड़ना कम है, आपस में ज़्यादा लड़ाई जो शुरू हो गई है। ख़ास तौर पे इस पूरे एपिसोड के अंदर अगर देखा जाए तो सिंध और मरकज़ हुकूमत आपस में दस्तों गिरबान नज़र आते हैं। फिर इस तरह बाकी जो सूबे हैं, पंजाब जो है वो भी अपनी मर्जी कर रहा है। इवन कि आप देखें कि वफाकी हुकूमत ने शुरू में कहा था कि लॉकडाउन। अच्छा असद साहब, कतई कलामी माफ़ी, कमल शोज़ब साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, मेंबर कौमी असम्बली। कमल शोज़ब साहिबा, ये बताइएगा ये क्या वजह है कि सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है कि सूबों में और विफाकी हुकूमत में हम आहंगी नहीं है, एक हफ्ते का वक्त है, यकसा पॉलिसी लाएँ। ये तक रिमार्क सामने आए कि ये विफाक में बैठे कुछ लोगों की अना की वजह से हम आहंगी पैदा नहीं हो रही। आप क्या कहती हैं इस पर? वेरी मच उसामा, मैं जो कोर्ट के रिमार्क्स हैं मैं उनका करती हूँ, लेकिन बसात एहतराम थोड़ा सा ये क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगी कि वफाक की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो पूरी करें। NCOC की मीटिंग जब होती है तो उसमें सारी फैसला साजी की जा रही होती है, लेकिन जो सियासी बयानबाजी है उसमें मैं के हवाले से कहूँगी बाकी सूबों की तो मुकम्मल आपस में एक बेहतरीन कोऑर्डिनेशन के साथ चल रहे हैं। और जहाँ तक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का ताल्लुक है, उन्होंने पहले दिन से लेके अब तक कभी भी रेशन देने की कोशिश नहीं की किसी भी सूबे को, क्योंकि सूबों के पास खुद मुख्तारी है। 18वीं तरमीम के बाद उन्होंने एग्जीक्यूशन उन्होंने करनी है, ऑपरेशनलाइज जो एक ग्राउंड पे होना है वो सूबों की अपनी जिम्मेदारी, लेकिन एक जो पॉलिसी बनती है या एक फैसलाबाजी होती है उसके लिए NCOC का जो फोरम है, असद उमर बारहा कह चुके हैं, वहाँ पर कंसेंसस के साथ सारा कुछ मामलात को ये लेकर एग्री करके जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि सूबे में जाने के बाद एकदम से वो गवर्नमेंट से अपोजिशन का रोल स्विच कर जाते हैं। और मकसद मेरा यह है कि NCOC की मीटिंग में वो सिंध की गवर्नमेंट पे आते हैं, लेकिन सिंध में जाने के बाद वो पाकिस्तान के इंसाफ की अपोजिशन बन जाते हैं। तो इस वजह से नजर आनी शुरू होगी। और रीजन ये है कि देखिए अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। अच्छा कमल साहब, मसला एक और मैं एक जुमला जैसे आज कैबिनेट मीटिंग हुई, वफाक ने जो भी जिम्मेदारी पूरी की है, सूबों के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी कमल साहब, इसमें एक और इशू भी है। आज कैबिनेट मीटिंग हुई, उसके बाद जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें सिंध गवर्नमेंट को अच्छा खासा लताड़ दिया। मसला ये कि जब प्राइम मिनिस्टर मीटिंग करते हैं वहाँ डिसीजन मेकिंग तो होती होगी, लेकिन उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें ऐसे लगता है कि जैसे सिंध को टारगेट किया जाता है और उसके बाद मसाइल आगे से ख़राब हो जाते हैं। तो क्या इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है वो प्राइम मिनिस्टर के कंट्रोल में नहीं है? देखिए पहले मैं अपना जुमला कंप्लीट कर लूँ। मैं आपको सिर्फ इतना कह रही थी कि 18वीं तरमीम के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अथॉरिटी आती है। अगर लॉकडाउन किया और वफाक को ऑनबोर्ड किए बगैर उस वक्त क्या, अच्छा कंप्लीट कर लेने दीजिए, और उसमें अगर उनका वो सारा लॉकडाउन उस तरह इम्प्लीमेंट नहीं कर सके, उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको लेने की जरूरत है। उसके लिए वफाक के पीछे की जरूरत नहीं। जहाँ तक आपने लताड़े की बात की, तो माजरत के साथ गनी साहब की आप कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठाएं,
सुबह देखे क्या जुबान की जा रही है, मुर्तजा वहाब साहब की जुबान को चेक करें, बिलावल साहब की स्टेटमेंट्स को देखें तो आप अंदाजा होगा कि लताड़ना किसको कहते हैं और स्टेटमेंट्स जो एक बिलो द बेल्ट आके स्टेटमेंट्स देनी थी वो क्या हुई हैं। तो बात सारी ये कि अगर आपके पास इनकॉम्पिटेंस है, 12 साल से आपने एक ही हुकूमत आप सूबे में कर रहे हैं और कोई कैपेसिटी बिल्डिंग आप नहीं कर सके, कोई ऑन ग्राउंड आप दिखा नहीं सके, मुझे इजाजत दें। लॉकडाउन करके अवाम को भेड़ बकरियों की तरह घरों में बंद करने से आप अपनी प्रोग्रेस नहीं दिखा सकेंगे, अल्टीमेटली सस्टेनेबल नहीं थी। लॉकडाउन भी कभी भी नहीं कर पाए थे। जी कमल शोध साहबा, नफीसा शाह साहब ने ज्वाइन किया। नफीसा शाह साहब होगा कि लॉकडाउन क्या कहेंगे आप इस सब पर के जी एक तरफ वज़ीर आज़म से इस्तीफा मांगा जाता है, फिर ये भी शिकवा होता है जी कराची नहीं आते। सॉरी मैंने आपकी बात नहीं समझी। जी मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि अभी शायद आप सुन नहीं पाई, कमल शोज़ब साहब भी हमारे साथ हैं कि लॉकडाउन जो है अगर एक पॉलिसी होनी चाहिए, विफाक अगर कह रहा है कि नरमी होनी चाहिए, सिंध कहता है नहीं, ये फिर मुश्किलात पैदा होती हैं। बयानात कह रहे हैं, तहरीक इंसाफ की हुकूमत कहती है कि जी बयानात सिंध हुकूमत की तरफ से आते हैं, सईद गनी साहब हों, नासिर हुसैन शाह साहब हों, तक बिलावल उनकी तरफ से ऐसे बयानात आते हैं कि माहौल ख़राब होता है। देखिए कमल ने अभी एक चार्जशीट दिया है सिंध के लिए, आप अपने प्लीज अपने पहले अपने इर्द गिर्द देखिए क्या हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में 7 साल से आपकी हुकूमत है, 7 साल कोई कम अरसा नहीं है। वहाँ आप आदाद शुमार देखें, वहाँ आप डॉक्टर्स के हाल देखें, वहाँ आप हेल्थ का निज़ाम देखें, वहाँ आप लेडी रेडिंग हॉस्पिटल का निज़ाम देखें। मैं वहाँ के बात दे देती हूँ आप कराची और मैंने बात नहीं है ना कि एक दूसरे के मुंह से छुपना है। आपको पार्लियामेंटेरियन के तरीकेकार पता है, मेरी बात सुनिए, बता दें, मैं केपी का आप उसके बाद रिजॉइंडर दे दीजिएगा, थोड़ा सब्र करें, पार्लियामेंटेरियंस को सब्र होना चाहिए। लेकिन मेयो हॉस्पिटल के आप हालात देखें, पंजाब के आप हालात देखें। जहाँ तक आपका लॉकडाउन का सवाल है, देखिए हम ये कह रहे हैं कि बिल्कुल आप लॉकडाउन खोल दें, कई सारे ममालिक ने खोला है, लेकिन उनकी कुछ शराइत है। पहली शर्त यह है कि आपका पीक अगर हो जाए और केसेस आपके नीचे चलना शुरू हो जाए और आप रेशो है वो आपका जब नीचे चलना शुरू हो जाए तो ये एक इंडिकेटर है कि आप अपने लॉकडाउन में नरमी करें। और तीसरी बात यह है, अगर आप ये दो भी नहीं कर रहे हैं तो आप टेस्टिंग इतनी एक्सटेंसिव करा लें, इतने आप किट्स दे दें कि हर इलाके में आपके हॉट स्पॉट्स आ जाएं और हर इलाके में आपके डिटेक्ट हो जाए कि कहाँ है कोविड पेशेंट। अच्छा, इसके अलावा अगर आप लॉकडाउन खोल रहे हैं तो फिर हम समझते हैं हम उसकी मुखालफत करेंगे। नफीसा साहिबा जी, हमें तारिक फजल चौधरी साहब ने भी ज्वाइन किया, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। तारिक फजल चौधरी साहब, ये आप क्या समझते हैं, नून लीग कहाँ खड़ी है लॉकडाउन के मामले पर? क्योंकि ताजर बरादरी की बड़ी सपोर्ट है नून लीग को, तो आप नहीं समझते कि लॉकडाउन में नरमी होनी चाहिए? ये क्यों मामला हल नहीं हो पा रहे सिंध हुकूमत और मुस्लिम ये तहरीक इंसाफ के दरमियान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ कोई दीगर जो सियासी जमातें हैं उनसे मुख्तलिफ नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि 35 लाख से ज़्यादा केसेस इस वक्त अगर पूरी दुनिया में आइडेंटिफाई हो चुके हैं, उन तमाम का एक जो कंसेंसस था, इत्तेफाक था, वो इस बात पे था कि लॉकडाउन एक मौसर तरीका सिर्फ लॉकडाउन ही है जिससे इसको कंट्रोल किया जा सकता है। अब पाकिस्तान में भी लॉकडाउन हुआ और उसके बाद अब उसमें काफ़ी हद तक नरमी आ चुकी है। अब मज़ीद भी अगर नरमी हुकूमत करना चाह रही है तो बाकी मुल्कों ने तो उन्होंने कुछ तरीकाकार तय किए हैं, कुछ SOP सेट किए हैं और उसके बाद उन्होंने वो फॉलो कर रहे हैं। अब अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो लॉकडाउन अगर नरम हुआ है तो आप बाजारों में हम भी निकलते हैं, देखते हैं लोगों को कोई SOP किसी तरह की फॉलो नहीं हो रही। किसी जगह के ऊपर आज कुछ मैं तस्वीर देख रहा था, नादरा के दफातर जो कि बराह रास्त वफाकी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम है, वहाँ पे लोगों को ऐसे रश लगी हुई थी जो आप तसव्वुर नहीं कर सकते। इसी तरह हमारे बैंकों में, हमारी बाकी जो मार्केट्स हैं, वहाँ पे लोगों की ठीक ठाक रश आगे ईद के दिन आ रहे हैं। आप इन SOPs को कैसे फॉलो करेंगे? नमाज तरावी हो रही है, जुम्मे की नमाज की अदायगी हो रही है मसाजिद में, जो वहाँ से रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो अखबार में छपी हैं, मैं अपने बात से नहीं कह रहा, सर्वेज आए हैं दिल्ली, इस्लामाबाद के, बाकी शहरों के, लेकिन वो जो 20 निकात पे इत्तेफाक हुआ था उन पर मुकम्मल अमल पैरा नहीं हो रहा।
अच्छा। 50 साल से ज्यादा उम्र के लोग नमाज पढ़ रहे हैं। ठीक है। अच्छा चौधरी साहब आज शिबली फराज साहब ने जो वज़ीर इत्तलात हैं उन्होंने कहा कि मरियम औरंगज़ेब साहब बड़ी गुस्से में नजर आ रही थी। वो तो ऐसे दिफा कर रही थी शहबाज शरीफ का जैसे बड़ा पाक साफ आदमी होता है जिसका दामन बेदाग होता है, इतना उनको गुस्सा था। वो नैब में जवाब नहीं दे पा रहे, तो वो हुकूमत पर तनकीद क्यों शुरू हो जाती है नैब की बजाय? देखिए गुजारिश ये है जी कि सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि हुकूमत अभी तक जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें एक मेज पे इकट्ठा नहीं कर सकी, और हुकूमत को अगर काम करना होगा कोरोना के हवाले से सबसे पहले तो वज़ीर-ए-आज़म साहब को अपनी अना मारनी पड़ेगी, अपना तकब्बुर खत्म करना पड़ेगा जो अभी तक नहीं हो रहा। ये कोरोना से लड़ने की बजाय अभी तक अपोजिशन से लड़ रहे हैं। अपोजिशन पे जनाब एक जाली एहतसाब के नाम के ऊपर अभी तक अपोजिशन को टारगेट किया हुआ है। मैं कहता कि एहतसाब अगर वाकई एहतसाब है तो फिर एक कमरे में अगर शहबाज शरीफ की तफ्तीश हो रही है तो दूसरे कमरे में जहांगीर तरीन की तफ्तीश हो रही है। सबसे बड़ा चीनी चोर है खुसरो बख्तियार की तफ्तीश होनी चाहिए जो सबसे बड़ा चीनी और आटा चोर है इस वक्त। वो रिपोर्टें जो हुकूमत ने खुद मुरतब की हैं, खुद लीक की हैं, खुद शाया की हैं, उसमें उन्हें चीनी चोर और आटा चोर का खिताब दिया गया है। उनका तो कोई एहतसाब नहीं हो रहा। अच्छा, तो ये एक तरफा और जाली चौधरी साहब अगर होगा। चौधरी साहब आपकी इजाजत से मैं इसका जवाब अगर ले लूं, मुझे इजाजत दीजिएगा। कमल शोजब साहिबा क्या कहती हैं आप जो कुछ तारिक फजल साहब ने कहा है? मैं सिर्फ फ़र्क इतना बता दूं कि एक जगह अभी सिर्फ रिपोर्टें आ रही हैं और हुकूमत उसकी इंक्वायरी कर रही है, और दूसरी तरफ नैब के रजिस्टर्ड केसेस हैं। और नैब एक वो इदारा है जिसका इनको पता होगा, सैफुर रहमान जिनको कसाबुर रहमान भी कहते थे, ये उनको गलत तरीके से इस्तेमाल करते रहे। अब नैब में कानून की बालादस्ती, इंसानों की बालादस्ती नहीं है। उनके केसेस हैं, वो जाएँ जाके उसको क्लैरिफाई कराएँ। जिस तरह शाहिद खाकान अब्बासी साहब वापस आ गए हैं और लोगों को, एहसन इकबाल साहब को उन्होंने घर भेज दिया है क्लीन चिट दे के, इनको भी भेज देंगे। इसमें हुकूमत के ऊपर तनकीद किस खुशी में बनती है? और अगर जहांगीर तरीन या खुसरो बख्तियार के ऊपर कुछ प्रूव हुआ और नैब में उनके केसेस चले गए तो वो जाके वहाँ पे ज़रूर फेसेंगे। जहांगीर तरीन साहब ने तो आगे भी हमेशा अपना ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा क्लियर रखा है और बाकियों का भी। और अगर इनके पास कोई एविडेंसेस हैं तो ये कोर्ट में जाके चैलेंज कर दें, वहाँ जाके रिट पिटीशन दाखिल करा दें। आगे इनके बहुत सारे लोगों ने हमारे ऊपर रिट पिटीशंस की थी, हमने कोर्ट में जाके कंटेस्ट किए हैं। अच्छा कमल साहिबा तो इदारों को मिलाइन ना करें और लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश मत करें। सिर्फ एक चीज कि ये कहा जा रहा है कि रिपोर्ट्स को इसलिए डिले किया गया कि मामले को गोल कर दिया गया है। तो आपका ख्याल ये है कि मामला गोल नहीं हुआ और जो मुजरिम है वो एहतसाब के कटहरे में आएंगे? अगर मामले को गोल करना होता ना तो ये रिपोर्ट वाला मसला स्टार्ट ही ना होता। बात सारी ये है कि इनके यहाँ से तो नवाज शरीफ साहब का बयान आया था कि करप्शन को इसलिए नहीं छेड़ा क्योंकि फिर हम काम नहीं कर सकते, हर चीज़ में करप्शन है। हमारा मसला इनसे 180 डिग्री ऑपोजिट है। हम करप्शन को जहाँ से वो स्टार्ट होती है वहाँ जाके ख़त्म करना चाहते हैं, ग्रास रूट लेवल तक। इन्होंने पूरा सोशल फैब्रिक तबाह कर दिया। यहाँ लोगों को एक बात बता दी कि खाता है तो लगाता भी है, यानी जस्टिफाई कर दिया करप्शन को भी और 2 नंबरी को भी। हमारा स्लोगन ये है कि यहाँ पे पॉलिटिक्स और करप्शन अब साथ साथ नहीं चल सकती। आपने अफामो तफहीम करनी है 100 दफ़ा आए, लेकिन जिनके नैब में केसेस हैं या कोर्ट्स में केसेस हैं वो जाके केसेस क्लैरिफाई कराएं, उससे हमारा क्या लेना देना है। मेरे पे अगर इनके लोगों ने केस किया हुआ था तो क्या मैं ये रोना रोया करूं कि मेरे पे केस कर दिया है, मुझे हुकूमत नहीं करने दे रहे। बात सारी एक चीजों की जो लाइंस हैं वो ड्रॉ करनी है, जिसकी अगर जिसके ऊपर इल्जामात है, नैब ने उनको बुलाया, नैब की इंक्वायरी है, उनको जाके जवाब दें और नैब के ऊपर फिर तनकीद करें। हमारे ऊपर किस खुशी में तनकीद की जाती है? आपने अगर काले करतूत किए तो उसको क्लियर करें। अच्छा, शिबली फराज साहब ने भी कहा है, तारिक फजल चौधरी साहब, कि जी क्या नून लीग कानून से बालातर है? अलीम खान साहब जा चुके हैं, चौधरी बिरादरान के खिलाफ अभी रेफरेंसेस हैं, तो क्या नून लीग बालातर है कानून से कि उनको नहीं को बुला सकता? शिबली फराज साहब जरा नए नए मिनिस्टर बने हैं, कुर्दियाँ दिखानी है उन्होंने। और शिबली फराज साहब बड़े एक शरीफ आदमी है, लेकिन आपको पता है कि शरीफ आदमी ज़्यादा देर पाकिस्तान टेलीविजन साहब में वजीर नहीं रहता जब तक उस तरह की जुबान इस्तेमाल करे। तो वो भी इस ट्रैक पे आ रहे हैं, जो मुश्किल होगा उनके लिए। लेकिन मेरी गुजारिश ये थी कि कमल साहबा ने भी अभी बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की, बड़ी मेहनत करती है पार्टी के लिए। बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब भी नैब की तफ्तीश काट चुके हैं, इन्हें इल्म नहीं है, शायद जेल भी काट चुके हैं। इन्होंने हवाला दिया शायद खाकान का और एहसन इकबाल का, वो भी इन तमाम दरो दीवार के साथ। और दूसरी बात यह थी कि जहांगीर तरीन की जो आपने बात की है, उनके एहतसाब इसलिए नहीं हो रहा उनका, और कभी सारी बड़ी इन दोस्तों ने जारी की सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, क्योंकि मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म साहब पिछले 10 साल से उनका हेलीकॉप्टर और उनके जहाज इस्तेमाल कर रहे हैं।
वज़ीर आज़म साहब के घर अभी भी गाड़ी जो बुलेट प्रूफ खड़ी है, जंगी ग्रीन की खड़ी है, उसके खिलाफ कैसे एहतसाब हो सकता है? इनका जो एहतसाब खत्म करने का जो नारा है वो एक बुलेट प्रूफ गाड़ी पे खत्म हो जाता है, जहाज की सैर के ऊपर खत्म हो जाता है। बाकियों के खिलाफ तो जनाब नैब भी एक्टिव है, वज़ीर आज़म भी एक्टिव है, स्पोक्स पर्सन भी एक्टिव है, रात गालियाँ देते रहते हैं। लेकिन जहाँ तक इनके अपने लोग हैं, इनके उधरा इनके अगर मुख्तलिफ करप्शन के केसेस, दवाइयों की करप्शन हुई, वो पकड़ के उन्होंने शक्ति चैनल बना दिया पार्टी का। इतना इनको प्यार है करप्शन से। हमें कहते हैं कि हम जनाब करप्शन के खिलाफ हैं। कंवल शौकत साहबा अभी उस शक्ति चैनल के अंडर काम कर रही हैं, जिसमें नैब अभी बाकायदा तफ्तीश करके रख चुका है। ये उनके ताबे काम कर रही है, वो उनका शक्ति चैनल है, जिसे करप्शन चार्जेस पे वजारत से हटाया गया। तो मैडम वो बात करें जिससे कोई लोग भी सुने तो आपको कहें कि आप कोई अच्छी बात कर रही हैं, कि मेरिट पे बात कर रही हैं। कि करप्शन कहते कहते आप जो है ना कोई और बात करें, या तो अपने चोरों को पकड़ें जो आपके सफों के अंदर चोर बैठे हैं, उसके बाद बात करें कि फलां को भी हम पकड़ रहे हैं। और जो हाँ इन्होंने एक और बात की, इन्होंने ये फरमाया जी कि आप बाकायदा तहरीरी तौर पे शाहिद खान अब्बासी साहब ने और खुर्रम दस्तगीर खान ने दरख्वास्त दी है कि हमें ये जो आ रहे हैं चीनी के और इस्लाम, और उसके बाद जो साबित हो चुके हैं इनकी अपनी रिपोर्ट के मुताबिक इनके गुजरात के ऊपर, उसमें हमें शामिल तफ्तीश करें। हम आपको बताएंगे कि कहाँ का सबूत है। किसी ने नहीं बुलाया तो अदालत आगे किसको टक्कर मारे आप बता रहे हो। अच्छा ठीक है हम सबूत लेके जा रहे हैं। लेकिन तारिक साहब ये जो आपने मेरिट वाली बात कर दी है, मैं चाह रहा हूँ कमल इसका जवाब दें कि मेरिट की बात तो एक जरदारी साहब ने भी नून लीग से गिला किया था कि जी वो नवाज शरीफ साहब ने केसेस बना दिए थे FIA के 2015 में गालिबन जून में बना था, इस जाली अकाउंट्स वाला केस है। तो कमल साहबा ये तो नहीं नून लीग पर कह सकते उनके दौर में केस नहीं, जरदारी साहब तो नून लीग को कहते रहे। आप अपनी जगह दुरुस्त कह रही हैं कि आप करने के बाद एहतसाब शायद तेज हुआ होगा, लेकिन वो डॉक्टर साहब को लगता है कि आप मेरिट पर नहीं बात करें। देखिए जी, इनका मसला ये है डॉक्टर साहब का, इनको लगता है कि ये आसमान से लिखवा के लाए थे कि सिर्फ इन्हीं ने हमेशा हुकूमत में रहना है, इसलिए इनको हमारी पार्टी से कोई बंदा हुकूमत में आए या मिनिस्टर बने तो इनको ये साथ ताना मारते हैं कि जी नया बना, अब यहाँ पे यही होगी, बनेंगे, आप लोगों की स्टोरी होगी, फिनिश। जब सैफुर रहमान के थ्रू इन्होंने जरदारी को या इनकी पीपल्स पार्टी को रगड़ा लगवाते हैं, और 2015 में इनके जो साबिक थे इंटीरियर मिनिस्टर चौधरी निसार साहब, उन्होंने एक पूरा पलंदा खड़ा कर केरल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें खुर्शीद शाह साहब का नाम वो बारहा लेते रहे, और वो आप चला भी देख ले, आपको याद होगा। और उनको बताया था कि ये सारे तुम्हारे केसेस है, केसेस बनाते थे लेकिन उनको चलने नहीं दिया जाता था, इसलिए कि नैब में अपनी मर्जी के लोगों के गर्दनों पे इन्होंने हाथ रखा हुआ था। इदारों को ये अपने इस्तेमाल करते थे मकासद के लिए और एक दूसरे को प्रेशराइज करते थे, ये मकासद चलते थे। अब ये इन्हीं के बनाए हुए केसेस हैं, हमने उनके जो गर्दनों पे इन्होंने टेंट में उनके दबाए हुए थे, हमने खुले छोड़ दिए। अच्छा। इदारे अपना काम कर रहे हैं, अगर हमारी बारी लगनी होगी तो वो भी लग जाएगी, आप फिक्र ना करें। अच्छा। लेकिन अभी 30-30 साल आपने हुकूमतें की हैं, उसका जरा हिसाब क्लियर कर लें। एक दफ़ा वो क्लियर होगा, हमारी भी बारी आ जाएगी। अगर हम करप्शन कर रहे हैं तो इस मुल्क में कानून की जब बालादस्ती होगी तो सबकी बारी आएगी। और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि अगर हमारे में से किसी ने गलती की, जो करेगा वो भुगतेगा। और यहाँ पे इमरान खान वो अपने किसी सगे को भी नहीं छोड़ते हैं जब अगर करप्शन या एहतसाब की बात आए। ये जो अपनी पार्टी के अंदर या अपनी हुकूमत के बीच में बैठ के उन्होंने एहतसाब का स्टार्ट किया है, ये इसीलिए आपको बताने के लिए किया है कि हम लोगों के लिए कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। इस मुल्क में अगर कोई करप्ट है, कोई मुजरिम है, चाहे उसके नाम के साथ कोई पार्टी भी हो, कोई ओहदा लिखा हुआ, वो कानून के अंडर है और कानून अपनी पूरा ड्यू कोर्स पूरा करेगा। इसलिए ना मेरे पे लगाए ना अपने बारे में कहें, जिसने गलती की है उसको जाके अपने आप को क्लियर कराने दे, अपने आप को भुगतने दे। और यही रूल ऑफ लॉ है जो लोगों को, अवाम को और जो ममालिक को तरक्की की तरफ लेके जाते हैं। यही फर्क है हमारे में और फर्स्ट वर्ड है। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, क्योंकि ये बात है कि मियां साहब पर ये शिबली फराज साहब ने कल भी इल्ज़ाम लगाया कि जी उनके दौर में तो सिर्फ मुखालिफिन पर केस बनते थे, और उस वक्त ये जिस तरह कमल शोजब साहबा कह रही हैं कि जी गर्दन दबाई हुई थी नैब की कि किसी के खिलाफ, अपने किसी के खिलाफ नहीं होने देते, मुखालिफिन की तरफ कर लो। लेकिन यहाँ तो अलीम खान के खिलाफ भी केस हुए हैं, दूसरे भी हैं, परवेज खटक का भी नाम आता है। चले आपको एक साहब आप बिलावल की और जरदारी साहब की पुरानी स्टेटमेंट्स उठा के चलाएं, आपको पता लग जाएगा। जी डॉक्टर साहब गुजारिश है जी कि मोहतरमा कमल शोजब साहब ने एक दफ़ा फिर एहतसाब और नैब की अफादियत और उसके ऊपर एक बड़ा मुफस्सल बयान जारी किया है। जितनी बातें मैंने हुकूमत में बैठे हुए चोरों से की थी उस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।
इतनी बात की है कि ये हमारा वक्त आएगा तो देखी जाएगी। इन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि हमारा वक्त आएगा देखी जाएगी, पुरानी बात, साफ सलाना, साफ और मानवाना, ये इन्हीं विकेट्स पे खेलते हैं। इन्हें जरूरत ही नहीं है। ये करप्ट लोग इनके अंदर मौजूद हैं जिन्होंने करप्शन की हुई है। वैसे मैं भाई जी आपको बता देता हूँ, आपके प्रोग्राम में मैं एक इंकशाफ कर देता हूँ जी जी कि अलीम खान को पहले कुर्बानी का बकरा बनाया गया सिर्फ ये कहने के लिए जनाब क्योंकि बाकियों के खिलाफ एहतसाब हो रहा है तो हम भी कर रहे हैं। अभी दूसरी गिरफ्तारी जो होने वाली है वो जहांगीर तरीन की होने वाली है। कंवल साहबा को मैं बता दूं, अच्छा, वो भी कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा चंद दिनों तो ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं के लिए, ज्यादा नहीं जी। मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूँ कि चंद दिनों के लिए वो गिरफ्तार होंगे। ठीक है। और उसके बाद तहरीक इंसाफ कहेगी ये देखे जी कितना बड़ा एहतसाब हमने कर लिया है और साफ सुथरे होकर वो बाहर निकल आएंगे जैसे अलीम खान। अच्छा, मेरे पास वक्त खत्म हो गया है। कंवल साहब मेरी बात दुरुस्त है, ये कुर्बानी का बकरा एक और बनाने लगे आप? देखिए मैंने आपको कहा है कि ये कुर्बानी के बकरे ये लोग बनाते होंगे, इनसे क्या शहबाज शरीफ की बलि दे दें, पूरी इनकी पार्टी साफ पाक हो जाएगी। बहुत शुक्रिया, सियासत में जान बहुत शुक्रिया कंवल शोजब साहिबा और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब का बहुत शुक्रिया। नफीसा शाह साहबा भी कुछ देर के लिए उन्होंने ज्वाइन किया था, फिर उसके बाद शायद वो प्रोग्राम में शिरकत नहीं कर सकी, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।